चलो अब पढ़ ले वापस। ओके, अच्छे से घूम लिए तुम आराम से, चाय पी ली, अब मूड फ्रेश हो गया। अब ऐसी चीज पढ़नी है जिसमें तुम्हारा मूड जो है वो बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर डाउट सभी को आता है। हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक के अंदर सबको डाउट आता है और तुम्हारा वो डाउट जो है वो क्लियर होने वाला है, ठीक है। तुम्हें जो हर्बिसाइड की टेंशन होती है ना कि क्या है, कौन है, कहां पर उपयोग करते हैं, वो सब क्लियर हो जाए, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले एक बार समझ ले कि अवॉइडेंस क्या चीज होती है, हम जिसकी बात कर रहे हैं वो क्या चीज है। तो अवॉइडेंस का मतलब क्या होता है बेटा, दूर रखना। क्या मतलब है इसका, किसी भी चीज को दूर रखना क्या कहलाता है, अवॉइडेंस कहलाता है, ठीक है। कोई हमें बहुत परेशान करता है तो हम कहते हैं ना अवॉइड करो इसको, पास में जा रहा हो तो जाने दो। तो वही चीज है कि हमारा खरपतवार जो है उस खरपतवार को हमारे आसपास तो रहने देना है लेकिन हमारे करीब नहीं आने देना, ठीक है, हमारे खेत में नहीं आने देना। क्या कहलाएगा बेटा, अवॉइडेंस कहलाएगा, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या चीजें कर सकते हैं वो खुद बता दो। पहली चीज क्या होगी बेटा, यूज वीड फ्री सीड्स, मतलब हम कहेंगे क्या उपयोग करना है बेटा, खरपतवार रहित बीज उपयोग करने हैं। क्या ऐसा करने से खरपतवार कम होंगे क्या, बिल्कुल होंगे। दूसरी बात करें और क्या करना है, क्लीन एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स यूज करने हैं, मतलब हमारे कृषि यंत्र जो है वो कैसे होने चाहिए बेटा, साफ होने चाहिए। कैसे होने चाहिए कृषि यंत्र, साफ होने चाहिए। जैसे हमने कटाई करी गेहूं की, अब गेहूं के अंदर फैलरी स्पाइनर था या बथुआ था, जो भी था, हमने गेहूं तो सारे निकाल लिए बट उसकी सफाई नहीं करी तो उसकी बीज कहीं ना कहीं रह जाएगी। अगली बार आप जब भी उसको उपयोग करोगे तो वो बीज जो है वो आपके खेत के अंदर नुकसान पहुंचाएंगे, ठीक है। फिर बात करें यूज ऑफ क्वारंटाइन, तो आप कहेंगे किसका उपयोग करना बेटा, संगरोध का उपयोग करना है। किसका करना है, संगरोध कितने प्रकार का होता है बेटा, दो प्रकार का। एक तो होता है अंतरराष्ट्रीय, मतलब देशों के बीच में, और एक होता है डोमेस्टिक कह सकते हैं या फिर घरेलू संगरोध है, ठीक है। दो तरह का है, पढ़ लिया था हमने। घरेलू संगरोध के एग्जाम्पल्स भी हमने देखे थे, जैसे आलू का तरकुकंद रोग है, वेस्ट बंगाल से हम नहीं ला सकते, है ना, वो देखा था। और बाकी जो इंटरनेशनल है वो तो सभी के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। तो संगरोध का उपयोग करेंगे तो वो भी इसके अंदर आ जाएगा। फिर बात करें कीपिंग इरिगेशन चैनल्स क्लीन, मतलब हम किसकी बात करेंगे, हमारी जो सिंचाई नालियां हैं। किसकी बात करें बेटा, सिंचाई नालियां, वो कैसी होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ा जो हमारे लिए एक स्रोत होता है, एक सोर्स है वीड का, वो कौन होता है, इरिगेशन चैनल। आपको ये पता होगा या नहीं पता था, क्योंकि किसान इस पर कभी ध्यान नहीं देता। उसको कोई मतलब नहीं है कि पानी जहां से आ रहा है उसके अंदर कितने वीड के सीड्स आ रहे हैं साथ में, उसको तो इतना है कि बस खेत के अंदर जो है वो पानी पहुंच जाए बस, ठीक है। तो वो ध्यान कभी नहीं देता उस चीज में, चाहे नहर में जलकुंभी भरी पड़ी हो, उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हमको क्या ध्यान रखना है कि इरिगेशन चैनल्स और इसके अलावा नहरें जो है वो कैसी होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, ताकि वीड्स जो है वो कम से कम वहां पर आसपास बने रहे। लास्ट बात करें, ट्रांसफर ऑफ सॉइल फ्रॉम वन फील्ड टू अनदर, मतलब हमें एक खेत की मिट्टी है वो दूसरे खेत में नहीं ले जानी चाहिए, ठीक है। उससे नुकसान क्या है, अब उस मिट्टी में कितने खरपतवार के बीज है अपन को क्या पता, ठीक है। तो उसकी वजह से जो है वो वहां पर नए खेत में जो है वहां पर ये खरपतवार जो है वो चले आते हैं, ठीक है। तो हम कहें कि इसके जगह मृदा स्थानांतरण को क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए। हम मृदा शरण की बात नहीं कर रहे बेटा, मृदा शरण नहीं रोक सकते, मृदा स्थानांतरण कह रहे हैं, मतलब एक खेत की मिट्टी दूसरे खेत में नहीं ले जानी है, ओके। ये क्या हो गया, अवॉइडेंस। ये तुमसे कोई नहीं पूछने वाला, ठीक है। इसको लिखो तो ठीक, नहीं लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं, बस समझने वाली चीज है, ठीक है। लिख लिया गया।
चलो लिखा। नेक्स्ट बात करें बेटा, अगला जो है वो अपने लिए इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो हमसे पूछा हुआ है जेट के अंदर भी और आईसीएआर के अंदर भी। ठीक है, टॉपिक क्या है बेटा? इरेडिकेशन। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? उन्मूलन कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्मूलन। और उन्मूलन का मतलब क्या है? कंप्लीट रिमूवल ऑफ वीड फ्रॉम अ प्लेस, या फिर वीड की जगह पर अगर आप इंसेक्ट कहोगे तो इंसेक्ट का उन्मूलन हो जाएगा, अगर आप रोग का कह दोगे तो रोग का उन्मूलन हो जाएगा। ठीक है, बस वर्ड बदलना है और कुछ नहीं करना। सिंपल से शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी एक स्थान है तो किसी भी स्थान से पूर्ण रूप से खरपतवारों को हटाना। पूर्ण रूप का मतलब बिल्कुल हटा देना, एक तिनका नहीं बचना चाहिए उस खरपतवार का। ठीक है, इतना जो है उसको बिल्कुल हमने हटा दिया, उसको क्या कहा जाएगा? उन्मूलन कहा जाएगा। ठीक है, अब उन्मूलन के लिए क्या हमें आसानी से हो जाएगा कि उन्मूलन? नहीं होगा, बहुत सारी चीजें उपयोग करनी पड़ेगी, कई केमिकल्स उपयोग करने पड़ेंगे। हो सकता है वहां से सारे खरपतवार हटा रहे हो तो मिट्टी चेंज करनी पड़ जाए पूरे खेत की। ठीक है, या हो सकता है कि वहां पर उखाड़ उखाड़ कर आप सारे खरपतवार लेकर जाओ, जैसे अंग्रेजी बबूल जो है उसके, विलायती बबूल के, तो वहां पर कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी हमारे वीड मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस हैं उनमें से सबसे महंगी जो प्रैक्टिस है वो कौन सी है बेटा? सबसे महंगा जो उपाय है वो कौन सा है? उन्मूलन या फिर इरेडिकेशन होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा गया था? क्वेश्चन एक बार देख लें जो हमसे पूछा गया था। क्वेश्चन पूछा गया था हमसे कि किसी भी स्थान से ठीक है, ये क्वेश्चन था। चलो, ये आपका क्वेश्चन था। क्वेश्चन है बड़ा उटपटांग। क्या आंसर आएगा बेटा? आ गया समझ में क्वेश्चन? तो ये जो एग्जामिनर है वो हम हिंदी मीडियम वालों के साथ बड़ी नाइंसाफी करते हैं कई बार। ठीक है, इन्होंने क्या दे दिया कि किसी भी स्थान से खरपतवारों का पूर्ण रूप से उन्मूलन करना क्या कहलाता है? वो उन्मूलन ही कहलाता है। ठीक है, उन्मूलन का मतलब पूर्ण रूप से हटाना, उसको उन्मूलन कहते हैं। तो एक तरीके से तो कायदे से ये क्वेश्चन जो है वो अपना गलत हुआ, लेकिन जब तक हम ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे तब तक हम उसे गलत साबित नहीं कर सकते। ठीक है, ऑप्शन क्या दे दिया बेटा इसने? पहला दिया परिवर्जन। परिवर्जन का मतलब क्या है? दूर रखना, अवॉइडेंस। दूसरा क्या दिया इन्होंने? संगरोध, क्वारंटीन, ये भी नहीं है। तीसरा क्या दिया? इरेडिकेशन। और चौथा क्या दिया? कर्षण नियंत्रण। ठीक है, तो इरेडिकेशन का मतलब क्या होता है? उन्मूलन होता है। ये भी हमने देखा, इरेडिकेशन का मतलब क्या? उन्मूलन। तो हमारा आंसर जो है जो सही माना गया वो क्या था बेटा? इरेडिकेशन। कोई दिक्कत इसके अंदर? इसीलिए आपको इंग्लिश के वर्ड याद होना जरूरी है, क्योंकि आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं गलती से भी मान लो एक क्वेश्चन का भी नुकसान जो है वो इस प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है। ठीक है, और वो एक क्वेश्चन का जो नुकसान है वो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, 5 नंबर जो है वो आपके बहुत मायने रखते हैं। एक एक नंबर पे आपके कई रैंक्स जो है वो चलती है, तो 5 नंबर तो बहुत बड़ी चीज होगी। ठीक है, तो इसीलिए कुछ वर्ड्स जो है वो इंग्लिश के अंदर याद रख लोगे तो कहीं ना कहीं जो है वो थोड़ा सा फायदा जो है आपको हो सकता है। चलिए नेक्स्ट बात करें बेटा,
ये तो हमने बात कर ली किसकी, उन्मूलन की। अगली बात करेंगे किसकी, हमारे वीड कंट्रोल की। किसकी बात करेंगे, कंट्रोल की। मान लिया खरपतवार को हमने दूर रखना चाहा, नहीं रहा। हमने कहा खरपतवार हमारे खेत में नहीं आना चाहिए, आ गया। हमारी फसलों के बीच नहीं होना चाहिए, फसलों के बीच में आ गया। अब क्या करें, अब भगाना पड़ेगा, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो हमारे पास वीड कंट्रोल है। तो कंट्रोल आप जानते हैं कितने तरीके हैं, टोटल कितने तरीके हैं बेटा कंट्रोल के, 5 तरीके हमने पढ़े हैं। ठीक है, पहला पढ़ा हमने भौतिक नियंत्रण, दूसरा पढ़ा डायरेक्ट रासायनिक पहुंच गई, यांत्रिक, तीसरा कर्षण, चौथा रासायनिक और पांचवा बायोलॉजिकल। ठीक है, 5 हमने पढ़े हैं। लेकिन क्या हम भौतिक उपाय अपनाकर खरपतवारों को नष्ट कर सकते हैं क्या, नहीं, वो कीटों के अंदर था। हमारे पास जो बच गए कौन से, एक तो यांत्रिक मैकेनिकल, किसी यंत्र का उपयोग करके हम कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास बचा कौन सा, कर्षण नियंत्रण, मतलब एग्रीकल्चर के अंदर आपकी फील्ड पर कोई बदलाव करके आप उसको कंट्रोल करें। क्रॉप रोटेशन कर लिया, या आपने देरी से बुआई करनी थी तो जल्दी कर दी, वो हमारे आगे। एक आ गया केमिकल और एक आ गया बायोलॉजिकल। टोटल कितने पढ़ने अपन को इसके अंदर, 4 पढ़ने। कितने पढ़ने बेटा, 4। पहले जो हमारा मेथड है जो IWM के अंदर आता है बेटा, वो कौन सा है, मैकेनिकल कंट्रोल, या फिर हम कहेंगे कौन सा नियंत्रण है, यांत्रिक नियंत्रण। यांत्रिक नियंत्रण के अंदर किसका उपयोग करेंगे बेटा, यंत्रों का। किसका उपयोग करेंगे, यंत्रों का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, अब यंत्र जो है वो किससे उपयोग करेंगे बेटा, हाथों से चलाएंगे यंत्र, तो छोटे छोटे यंत्र ही उपयोग करेंगे। फसल उग रही है, उसमें कोई ट्रैक्टर थोड़ी चला दोगे तुम, नहीं कर सकते, तो छोटे यंत्र उपयोग करेंगे। तो पहला तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, अपरूटिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अपरूटिंग। अपरूटिंग का मतलब क्या होता है, उखाड़ना। क्या मतलब है, उखाड़ना। जैसे हम खेत पर जा रहे हैं, चलते चलते हमें पता लगा कि यहाँ पर गाजर घास का पौधा है, हमने उसको पकड़ा, खींचा, उखाड़ कर फेंक दिया। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक मैकेनिकल कंट्रोल है। क्या है, मैकेनिकल कंट्रोल। जैसे हमने इंसेक्ट्स के अंदर पढ़ा था कि हाथों के द्वारा जो है हमने क्या करा, इंसेक्ट्स को पकड़कर उनको कैच कर लिया, उसको हमने किसमें रखा था, यांत्रिक नियंत्रण रखा था, नहीं रखा था। सेम वही चीज खरपतवारों के साथ आ गई। दूसरी हम बात करें बेटा, इसके अलावा क्या कर सकते हैं, होइंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, होइंग। होइंग का मतलब क्या होता है, निराई गुड़ाई। क्या मतलब है बेटा इसका, निराई गुड़ाई करना। चलो अब यहां पर जो क्वेश्चन बनते हैं निराई गुड़ाई से, उनको डिस्कस कर ले। निराई गुड़ाई के लिए पहला क्वेश्चन बनता है कि यंत्र कौन सा उपयोग किया जाता है। कौन सा उपयोग करेंगे, कुदाली। कुदाली नहीं हो तो खुरपी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो हमारे लिए बनता है कि जब हम क्या करेंगे बेटा, निराई गुड़ाई करेंगे तो वो मृदा में कितनी गहराई तक की जाती है। ऑप्शन है हमारे पास अलग अलग, तो याद रखेंगे कब कितने तक करते हैं बेटा, 5 सेंटीमीटर की गहराई तक। ठीक है, 5 सेंटीमीटर की गहराई तक हम क्या करते हैं, जो भी हमारी मिट्टी है उस मिट्टी को हम थोड़ा थोड़ा खोदते चले जाते हैं। तो जो भी हमारे नए नए खरपतवार अभी उग रहे हैं वो कौन सी ऊपरी परत से उगेंगे बेटा, 1 सेंटीमीटर की परत से, हमने बात कर ली थी। तो उनकी जड़ें ऊपर होगी नहीं होगी, होगी। तो हम 5 सेंटीमीटर तक की अगर परत को खोदते हुए जाएंगे तो वो खरपतवार भी क्या करेंगे, उखड़ कर गिर जाएंगे। फिर उनको इकट्ठा करके उनको नष्ट कर दो, तो खेत साफ हो गए। ठीक है, दूसरा निराई गुड़ाई जो है बेटा, इससे एक फायदा और होता है। कौन सा फायदा होता है बेटा, वेरी गुड, किसके अंदर होगा, वायु संचार के अंदर फायदा होता है। इसके साथ साथ एक और फायदा होता है, कौन सा, जल धारण नहीं कह सकते इसको अपन, जल संचयन में मदद करता है। मतलब जितना पानी मृदा में है उतना जो है वहां पर रहेगा, धीरे धीरे वहां से वापस उड़ेगा। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, डस्ट मल्च कहते हैं। क्या कहते हैं, डस्ट मल्च। डस्ट का मतलब क्या होता है, धूल। मल्च का मतलब
मल्च, पलवार, पढ़ा हुआ नहीं पढ़ा हुआ है? पढ़ा हुआ होगा ना। मल्च का मतलब क्या है? पलवार है ना। तो पलवार किसकी बनानी है बेटा? डस्ट की बनानी है, धूल की बनानी है, मिट्टी की बनानी है। तो जैसे जैसे हम मिट्टी को ऊपर से खोदते हुए जाते हैं तो मिट्टी टूट कर क्या करती है? वापस ऊपर ही बिखर जाती है। उससे क्या फायदा होगा कि हमारी मिट्टी में जो कैपिलरीज बन रही थी, क्या बन रही थी बेटा? कैपिलरीज। उन कैपिलरीज से हमारे जो कह सकते हैं पानी था, वो पानी ऊपर आ रहा था, यही होगा ना। कैपिलरीज की वजह से पानी नीचे भी जाता है और ऊपर भी आता है, ठीक है। वो बिल्कुल इंजेक्शन की जो सुई देखी तुमने, इंजेक्शन की सुई जो है उसके पीछे पिस्टन है। आप पिस्टन को फोर्स करते हो तो सुई के अंदर जो है हम कहते हैं उसका लिक्विड जो है फ्लो होता है, ठीक है। सेम वही चीज है। जैसे ही प्रेशर थोड़ा सा जो है रूट प्रेशर लगता है, हमारे सॉइल के अंदर जो प्रेशर बढ़ा तो वहां से जल जो है वो ऊपर की ओर बढ़ता है और उसका इवोपरेशन हो जाता है, ठीक है। तो जल ऊपर की तरफ बढ़ रहा था, हमने क्या करा? वहां से निराई गुड़ाई करके ऊपर की जो मृदा थी उसको हमने डिस्टर्ब कर दिया, हमने कैपिलरीज ऊपर से तोड़ दी। क्या पानी ऊपर जा पाएगा? क्या नहीं जा पाएगा। इसीलिए वो क्या करता है? पानी का संरक्षण या फिर जल का संचयन करने में हमारी मदद करता है। तो दो चीजें होती है, एक तो एरिएशन और एक जल का संचयन, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, अगला जो अब हमारी प्रोसेस है बेटा उसको याद रखेंगे, क्या कहते हैं? रैबिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? रैबिंग। रैबिंग का मतलब क्या होता है? खरपतवारों को या अवशेषों को जलाना। क्या मतलब है? जो भी अवशेष है या खरपतवार है उनको क्या करना बेटा? जलाना, ठीक है। मृदा की सतह पर ही हम क्या करते हैं? उसे जला देते हैं। उससे हमारा फायदा क्या होगा कि हमारे जो खरपतवार हैं उसके अंदर जितने भी बीज बच गए या अवशेष जो वानस्पतिक बच गए जो अगले साल उग सकते हैं वो सारे के सारे जलकर क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे, ठीक है। और उसकी वजह से दूसरा फायदा क्या होगा कि हमारे जो फसल है उसके अंदर सल्फर या फिर फास्फोरस जैसे हमारे जो पोषक तत्व हैं वो हमें मिल जाएंगे। दोनों चीजें जो है वो होगी, ओके। चलिए नेक्स्ट बात करें। अगला हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो क्या है बेटा? मूविंग। कौन सा है? मूविंग, ठीक है। मूविंग का मतलब क्या होता है? काटना। क्या मतलब है? काटना, ठीक है। अब आप खरपतवार को जमीन के नीचे से काट सकते हो या जमीन के ऊपर से? ऊपर से ही काट सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे बेटा? मूविंग का मतलब क्या हुआ? जो भी हमारे खरपतवार हैं उन्हें क्या करना है? उन्हें मृदा सतह से काटना है, ठीक है। मृदा के नीचे तो जा नहीं सकते, तो जस्ट ऊपर ऊपर से हम क्या करते हैं? उसको काट देते हैं। और इसके लिए हम क्या करते हैं? एक मशीन का उपयोग करते हैं जिसको क्या कहा जाता है बेटा? मोवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोवर मशीन कहा जाता है। मोवर आपने देखा हुआ है क्या? गार्डन देखा है? गार्डन के अंदर घास काटते हैं, उसे मोवर कहते हैं। क्या कहते हैं? मूवर नहीं है, मोवर है। क्या कहते हैं? मोवर, ठीक है। तो मोवर क्या है? हमारी वो मशीन है जिससे हम क्या करते हैं? घास को जस्ट सतह के ऊपर से तो काटते हैं ना। आपने देखा होगा फ्रेशली जो भी घास काटी हुई है वो क्या होती है? जस्ट ऊपर से काट ली जाती है, जमीन के ऊपर से। तो वो मूविंग मशीन है। उसका मतलब क्या हुआ? खरपतवारों को मृदा की सतह से काटना। इससे हमें फायदा भी है, नुकसान भी है। पहला फायदा कि खरपतवार एक बार के लिए हट जाएगी। नुकसान क्या है कि खरपतवार वापस उगेंगे। अगर कोई वानस्पतिक भागों से प्रवर्धन करने वाला है तो वो वापस उग जाएगा, है ना। होगा नहीं होगा? होगा। चलिए लास्ट बात करें। अगला हमारे पास क्या है? वाटर स्टैग्नेशन, या फिर इसको हम क्या कहते हैं? जल भराव कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं इसको? जल भराव, ठीक है। हमें क्या करना है? हमारे खेत के अंदर जल भरना है, ठीक है। इससे कौन से खरपतवारों का नियंत्रण होगा वो चीज ध्यान रखेंगे। अगर हमने जल भराव कर दिया तो इसकी वजह से जो हमारे हम कह सकते हैं
स्थल पर रहने वाले खरपतवार हैं। कौन से खरपतवार बेटा? स्थल पर रहने वाले खरपतवार, जो जमीन पर रहना पसंद करेंगे, उनमें अगर हमने पानी भर दिया तो सारे गल जाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि जब आप पडलिंग करेंगे तो पडलिंग करने के बाद आपके खरपतवार जो है वो कम उगते हैं। होगा नहीं होगा? क्योंकि सभी खरपतवार पानी के अंदर जिंदा नहीं रह सकते। दूसरा, इसका जस्ट उल्टा कर सकते हैं कि जिन खरपतवारों को ज्यादा पानी की आवश्यकता है वहां पे जमीन को सूखा रख दो। हो सकता है ना? ठीक है, तो ये जो है वो हमारे लिए यहाँ पर इसके जो एग्जाम्पल्स है वो हो सकते हैं। ठीक है, चलो एक बार लिख लें इसको। कॉपी इधर दे। चलो लिख लिया? लिख लिया क्या? इतना जल्दी लिख लिया तो तुमने। चलिए नेक्स्ट बात करें बेटा। अगला हमारा जो प्रोसेस है यांत्रिक के अंदर, ये चीज याद रखना कि ये किसके अंदर बात कर रहे हैं। आपके जो क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन इतना ही सिंपल बनेगा बेटा। 4 ऑप्शन दे देगा और कह देगा निम्न में से यांत्रिक नियंत्रण का उदाहरण है। आपको पहचानना पड़ेगा कि ये यांत्रिक है या नहीं है। ठीक है, आप रैपिंग करोगे, जलाओगे तो जलाने में कोई यंत्र तो काम आएगा, माचिस तो काम आएगी, है ना। बोइंग की बात करें तो निराई गुड़ाई में कुदाली काम आ रही है, यंत्र है। फिर इसके अलावा बात करें मोविंग की तो मशीन काम आ गई। या जल भराव की बात करें तो जल भराव जो है वो कैसे करोगे? चलो कैसे भी करो, लेकिन जल भरा रहे उसके लिए डोलियां तो बनानी पड़ेगी। वो हाथ से थोड़ी बना लोगे, उसके लिए तो यंत्र चाहिए ना। बस, तो इसीलिए किस में आ गया बेटा ये? यांत्रिक नियंत्रण में। कृषि नियंत्रण नहीं, कृषि तो कर्षण वाला ही है। कृषि नियंत्रण देखते हैं। चलिए अगला हम बात करें बेटा। अगला क्या है? चेनिंग एंड ड्रैगिंग। कौन सा है? चेनिंग और ड्रैगिंग। ठीक है, ड्रैगिंग का मतलब क्या होता है बेटा? खींचना। क्या मतलब है? खींचना। तो हमें क्या करना है? हमारे जो खरपतवार हैं उनको चेन से बांधना है और फिर उन्हें खींचकर ले जाना है। अब कौन से खरपतवारों को आप चेन से बांध के ले जा सकते हो? वेरी गुड। ये किसने बताया तुम्हें? अच्छा ऐसा था क्या? चलिए पता था ना तुम्हें, तो कॉमन सेंस की बात है। खेत के अंदर चेने तो तुम लगाने से रहे, फसल बर्बाद हो जाएगी। तो इसीलिए याद क्या रखना बेटा, चेनिंग और ड्रैगिंग जो है ये किसके लिए उपयोग किया जाता है? जो भी हमारे जलीय खरपतवार है। कौन है बेटा? जलीय खरपतवार है, उनके नियंत्रण के लिए इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। ठीक है। दूसरा, हमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि चेनिंग और ड्रैगिंग जो है इसमें जलीय खरपतवार कौन कौन से आते हैं। तो एक तो हमने याद कर लिया नाम, जलकुंभी, वाटर हायसिंथ। दूसरा हमें याद रखना है इसके अलावा और कौन सा है, तो हम कहेंगे वेलिस्नेरिया। कौन सा है बेटा? इसके अलावा बात करें एक और है हमारे पास है जिसको हम क्या बोलते हैं? पिस्टिया। क्या कहते हैं? पिस्टिया। ठीक है। और वाटर लिली या नेलुम्बो, मतलब आपका जो कमल है उसके लिए भी करते हैं, पर वो एक तरह से ज्यादा नुकसानदायक नहीं, वो हमारे लिए फायदा ही पहुंचाता है, फूल मिल रहे हैं उससे। ठीक है। बट जलकुंभी, वेलिसेरिया और पिस्टिया ये किसी काम के नहीं है, ये हमारे लिए नुकसान करते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है। चलिए एक बार इनको लिख लें। सिर्फ इतनी सी चीज जो है ये आपको ध्यान होनी चाहिए। अपने लिए जो क्वेश्चन पूछा हुआ बेटा वो आईसीआर ने पूछा हुआ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन कि चेनिंग और ड्रैगिंग का उपयोग किस खरपतवार के नियंत्रण हेतु किया जाएगा। ठीक है। आंसर क्या गया था? जलकुंभी। बस इतना सा क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट बात करें बेटा सॉइल सोलराइजेशन, या फिर हम क्या कहेंगे? मृदा, वेरी गुड, मृदा सौर्यकरण। ठीक है। सौर्यकरण का मतलब क्या है? सूर्य की किरणें। क्या मतलब है?
सूर्य की किरणें कहां पर गिरानी है? मृदा पर। बस इतना सा काम है। तो यहां पर क्या किया जाता है उसकी बात करेंगे। मृदा सौरीकरण या फिर सॉइल सोलराइजेशन के लिए सबसे पहले बात करें कि इसकी खोज किसने करी थी? क्या बात है, तुम्हें तो याद है। कौन है? यादू-राजू। ठीक है, छोटा भी में आता था ना राजू, हाँ बस वही यादू-राजू। ठीक है, दूसरी चीज हमें क्या ध्यान रखनी है बेटा, इसमें क्या किया जाता है, जो हमारी मृदा की सतह है, सौरीकरण है बेटा, मृदा की सतह पर क्या किया जाता है, जो पारदर्शी प्लास्टिक या फिर हम कहे थैली जो है, तो एक पारदर्शी प्लास्टिक से ढका जाता है। कब ढका जाएगा बेटा? वही इंपॉर्टेंट है, समय याद रखना है। कब ढका जाएगा? मई जून के समय पर। कौन से समय पर? मई जून के समय पर। अब यहां पर क्या होगा कि जैसे ही हमने इसे पॉलिथीन से ढका, तो एक बड़ी अच्छी चीज होती है जो आपने मीटरोलॉजी में पढ़ी है। ठीक है, क्या होगा बेटा, जो सूर्य की किरणें हैं वो यहां से अंदर तो आ जाएगी, ठीक है, बड़े आराम से आ जाएगी, क्योंकि अभी इनका जो तरंग दैर्ध्य है वो क्या है, कम है। ठीक है, इनको हम कहते हैं शॉर्ट वेव रेडिएशन, SWR। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको? SWR कहा जाता है, शॉर्ट वेव रेडिएशन। मतलब इनका जो तरंग दैर्ध्य है वो तरंग दैर्ध्य क्या है, बहुत ही कम है, कुछ इस प्रकार से होगा। लेकिन जैसे ही ये जमीन पर गिरती है तो क्या जमीन इसको वापस रिफ्लेक्ट कर देगी? क्या नहीं, क्या करेगी? एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, एब्जॉर्ब करेगी, मृदा का तापमान बढ़ेगा और फिर वापस जब शाम का समय आएगा, पता लगेगा कि बाहर अब ठंडक हो गई है, मृदा अभी तक गर्म है, तो आपको ये रेडिएशन वापस भेजनी पड़ेगी, नहीं तो टेम्परेचर इंबैलेंस हो जाएगा। तो क्या होगा कि यहां से हमारी जो किरणें थी वो वापस क्या करेगी, यहां से बाहर जाने की कोशिश करेगी। करेगी या नहीं करेगी? करेगी। लेकिन सबसे अच्छी चीज क्या होगी बेटा, कि ये जो हमारी रेडिएशंस है वो आते समय तो थी कौन सी? सभी का था, भेद थी यूवी। वापस जाते समय जो होती है एक गर्म चीज से बाहर जाने वाली किरणें कौन सी होती है? याद करो। घर में कोई ऐसी चीज यूज करते हो जिसमें किरणों से खाना गर्म होता है? माइक्रोवेव ओवन। याद आया क्या? कौन सी किरणें होती है उसके अंदर? इंफ्रारेड होती है। कौन सी होती है? इंफ्रारेड। तो ये इंफ्रारेड रेडिएशन वापस बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन ये जो हमने यहाँ पर प्लास्टिक लगाई है बेटा, ये किसका काम करती है? हमारे वायुमंडल का काम करती है। किसका काम? और ये इन किरणों को बाहर नहीं जाने देती, यही रहने देती है। इसीलिए यहाँ पर मृदा का तापमान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और अगर पूछ ले कि मृदा का जो तापमान है, उस मृदा तापमान में जो वृद्धि होती है वो कितनी होती है, तो हम कहेंगे लगभग 8 से लेकर 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये वृद्धि है बेटा। अगर बाहर 40 है तो यहाँ अंदर 50 होगा। ऐसा नहीं कि वो 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाता है। ठीक है, ये वृद्धि है उसकी। इसके लिए क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन पूछा गया बेटा। क्वेश्चन पूछा गया था, अगर वायुमंडल का जो तापमान है वो तापमान कितना है? 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो हम कहेंगे मृदा का जो तापमान है वो मृदा सौरीकरण में कितना होगा? ऑप्शन सुन ले बेटा। ठीक है, एक दे दिया आपको 52 डिग्री सेंटीग्रेड, एक दे दिया इन्होंने 58 डिग्री सेंटीग्रेड, एक दे दिया 62 डिग्री सेंटीग्रेड और एक दे दिया 65 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या आएगा आंसर? सोच के बताओ कितना जाएगा? 58 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि हमने क्या कहा, 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि होती है। 50 में 10 जोड़ना बेटा कितने हो गए? 60। 60 से ऊपर आ गया, ये 52 है, वैसे ही गलत हो गया। ये 65 आ गया, ये वैसे ही गलत। बचा कौन सा? 58 आ गया आंसर। ये क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है। ठीक है, और ये प्री पीजी का जो लेवल है उसमें पूछा हुआ है।
आपके एमएससी लेवल पर। ठीक है, बस इतनी सी चीजें हैं वो आपको याद रखनी है। ये जो हमारा मीटरोलॉजी का कॉन्सेप्ट है ये अच्छे से याद रखना है। इस इफेक्ट को क्या कहते हैं बेटा? ये जो यहां पर प्रक्रिया हो रही है इसको क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं इसको? ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो अब बताओ ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे लिए अच्छा है या बुरा है? अच्छा है क्या या बुरा है? या अच्छा भी है बुरा भी है? हमारे लिए अच्छा है। ठीक है, क्योंकि अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो पृथ्वी का जो तापमान है वो कितना होता? -30 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता? -30 डिग्री सेंटीग्रेड। या माइनस में चला जाता उसमें हालत खराब हो जाती। -30 का मतलब ये होता कि यहां पर कोई जीवन संभव नहीं होता। ठीक है, अब दिक्कत क्या आ रही है इस टाइम पे? उसको ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं कहते बेटा, उसको अपन कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है बढ़ा हुआ ग्रीन हाउस इफेक्ट। जैसे हमने वृद्धाचरण पढ़ा ना, नेचुरल प्रोसेस है, हर साल होगा, हमेशा होगा, हर जगह होगा, लेकिन मानव के कारण क्या हो गया? बढ़ गया है। बिल्कुल उसी तरह हमारा जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है ये भी क्या है? नेचुरल प्रोसेस है, ये होना है। अगर नहीं होगा तो हम जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन मानव ने क्या करा? अब कार्बन डाइऑक्साइड, SO2, NO2 जो भी हमारे ऑक्साइड से, ऑटोमोबाइल से इतना पॉल्यूशन जो है वो क्रिएट कर दिया कि अब वातावरण में जब हम बात करते हैं तो ऊपर की तरफ, ठीक है, यहां पर वापस से गैसेस की एक और परत बन गई। उससे नुकसान क्या हो गया कि पहले 40% किरणें चली जाती थी, 60% रह जाती थी। अब क्या हो रहा है? 20% भी नहीं जा पाती, क्योंकि ये एक और परत है वो दूसरी गैसों की बन गई, है ना। तो इस वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और इसकी वजह से हमारी धरती की सतह का तापमान भी बढ़ रहा है। इसको क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और ये क्वेश्चन जो है आपके लिए बनता है, ग्लोबल वार्मिंग से तापमान में कितनी वृद्धि हुई है? सोचिए बताओ। ग्लोबल वार्मिंग से पृथ्वी के तापमान में कितनी वृद्धि हो चुकी है? कितना है? लगभग 3 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 1.7 फ़ारेनहाइट जो है वो इंक्रीज जो है वो हो चुका है। ठीक है, इसका एग्जैक्ट जो डेटा है 2022 का वो मैं आपको सर्च करके मैं आपको दे दूंगा, ताकि आपके अगर एग्जाम में आ भी जाए कहीं पर, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत ही बड़ा इशू जो है इस टाइम पर हम फेस कर रहे हैं और इसके ऊपर जो है वो लेटेस्ट डेटा आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए अपन एक बार जो है जो भी अपने लिए सोर्स होगा वहां से अपन लेके आ जाएंगे। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का अपन को डेटा पता है, पहले हम मानते थे कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन कितना है बेटा? 0.03% था। अब कितना हो गया? 0.04% हो गया। तो वो चेंज हो गया। इसी तरह ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अर्थ का टेम्परेचर भी क्या हो चुका है? चेंज हो चुका है। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया सॉइल सोलराइजेशन। नेक्स्ट बात करें बेटा, अगला हमारे पास जो मेथड है वो कौन सा है? कल्चरल मेथड। कौन सा मेथड है? कल्चरल मेथड को हम क्या बोलेंगे? कर्षण क्रियाएं। क्या बोलेंगे बेटा? और कर्षण क्रियाओं का मतलब क्या है बेटा? कि जो भी खेत पर किया जाने वाला बदलाव है, किस पर किया जाने वाला? खेत पर किया जाने वाला बदलाव। ठीक।